प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम युवराज और हम इस वीडियो में बात करेंगे मन है क्या, मन को कैसे जान सकते हैं, मन के कितने टाइप्स हैं, थ्योरी क्या कहती है मन के बारे में, मन का रिलेशन क्या है मैटर बॉडी और ब्रेन से, डेवलपमेंट कैसे हुए मन का साइंटिफिक टर्म से जानेंगे, मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर की बात करेंगे और मेथड एंड इंक्वायरी की बात करेंगे मन को लेकर। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने देंगे दोस्तों, क्योंकि यह पार्ट 1 है। और अब चलते हैं वापस से टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि मन है क्या, मन को कैसे जाने। तो सुने दोस्तों, यह शब्द मन जितना प्यारा है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है। अलग अलग लोग मन को अलग अलग तरीके से जानते हैं। सोचना, हंसना, याद रखना, इच्छा करना, यह सब को मन मानते हैं, लेकिन यह सब मन नहीं है। मन के अंदर घटने वाले विषय हैं। जी हाँ, इसीलिए मन को माया भी कहा गया है, क्योंकि यह है भी और नहीं भी है। कुछ लोग मन को बॉडी से अलग मानते हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं जो मन को बॉडी का ही हिस्सा मानते हैं। इसे हम अपने हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग देखें तो मन सच में बॉडी से नहीं, बल्कि उसका रिलेशन सच से है, मतलब मुक्ति से है। और दूसरी तरफ साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो मन का ब्रेन और बॉडी दोनों से रिलेटेड है। इसीलिए मन को एक तरीके से जान पाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। अब बात करेंगे टाइप्स की। तो पहला है कॉन्शियस माइंड, जिसको हम चेतन मन भी कहते हैं। यह वह पार्ट है जो एक्टिव रहता है, जो हर चीज़ के लिए अवेयर होता है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो और सामने रेड लाइट शो किया तो आप तुरंत ब्रेक यूज करते हो। यह कॉन्शियसली किया गया एफर्ट है, और यह किया गया एफर्ट कॉन्शियस माइंड के द्वारा है। चेतन मन, यह मन का वो हिस्सा है जो बिना जाने सोचे कुछ भी करता है और उस चीज़ को स्टोर भी किए रहता है। इसीलिए दोस्तों, जब हम लोग अकेले सुनसान रास्ते पर होते हैं तो मन में भूत प्रेत ये सब का विचार घूमना शुरू हो जाता है। यह विचार अनकॉन्शियसली ही माइंड में जाता है और मन उस समय इस चीज़ को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे बचपन की यादें, पास्ट एक्सपीरियंसेस, डर, आदत, ये सब अनकॉन्शियसली ही माइंड में स्टोर होते हैं। जब आप नए ड्राइवर थे तब कॉन्शियस एफर्ट लगता था ब्रेक, क्लच और एक्सीलरेटर संभालने में, लेकिन अब यह सब आपका अनकॉन्शियसली ही माइंड संभालता है और आप बिना एक्टिवली सोच कर ड्राइव कर लेते हो। कम शब्दों में अगर हम इस चीज़ को जानें कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, इस चीज़ को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो कॉन्शियस माइंड डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही अनकॉन्शियस माइंड हमारे डीपली रूटेड हैबिट जैसे इमोशन हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब चीज़ को हैंडल करता है। लेकिन समय के साथ कॉन्शियस एक्शन भी अनकॉन्शियस बन सकता है, जैसे ड्राइविंग और टाइपिंग का केस हो गया। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ नेचर ऑफ माइंड की। पहला, डुअलिज्म। डुअलिज्म का मतलब माइंड और बॉडी अलग हैं। डुअलिज्म के समर्थक हैं रेन डिस्कार्ड्स। उनके कुछ की आइडियाज़ हैं। डुअलिज्म कहता है माइंड और बॉडी दो अलग एंटिटीज़ हैं। बॉडी वो है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है, जैसे हमारा शरीर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। मतलब यह कह रहा है कि बॉडी फिजिकल है। साधारण भाषा में शरीर प्रकृति है और ब्रेन भी प्रकृति है, और मन अप्राकृतिक है, मतलब नॉन फिजिकल है, जो थॉट, कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल से जाने तो अगर आप जलती चीज को छू ले तो बॉडी का रिस्पॉन्स फिजिकल होता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। लेकिन दर्द और फीलिंग को एक्सपीरियंस मन ही करता है। इसीलिए इस टॉपिक को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि अगर माइंड बॉडी से अलग है तो वह दर्द फील कैसे कर लेता है। साइंस के अकॉर्डिंगली ब्रेन एंड माइंड जो है काफ़ी इंटरकनेक्टेड हैं, और हमने इस चीज़ को पढ़ा भी है। और माइंड को प्योरली नॉन फिजिकल मानना प्रॉब्लम हो सकता है। अब दूसरा थ्योरी जो मन को जानने की कोशिश करता है, मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म के समर्थक थे थॉमस होब्स, जो मॉडर्न न्यूरो साइंटिस्ट थे। उनके कुछ की आइडियाज़ थे। मटेरियलिज्म का मतलब होता है सब कुछ फिजिकल है, मतलब सब कुछ भौतिक है। मटेरियलिज्म कहता है कि माइंड और ब्रेन एक ही चीज़ है, और माइंड की सारी प्रोसेस ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे थॉट, इमोशन, कॉन्शियसनेस,
सिर्फ ब्रेन के न्यूरॉन की एक्टिविटी का रिजल्ट है। एग्जाम्पल से समझे तो जब आप सबसे ज़्यादा खुश होते हो उसकी वजह आपके अंदर बनने वाली केमिकल्स हैं, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। इसीलिए इस केमिकल को हैप्पी हार्मोन बोला जाता है। इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि पेन, लव, इमेजिनेशन जैसे एक्सपीरियंस को यह थ्योरी ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं करता है। अब आने वाले थ्योरी को हम लोग शॉर्टली देखेंगे। नंबर 3 पर आता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के समर्थक थे जॉर्ज बर्कले। इनके कुछ की आइडियाज़ देखे तो यह मानते थे कि पूरा वर्ल्ड तब तक ही रियल लगता है जब तक कोई इस चीज़ को सेंस कर रहा है कि दुनिया है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर कोई प्लांट जंगल में गिर गया तो उस प्लांट को गिरा कोई देखने वाला अगर है तो वह रियल है, वरना नहीं है। इसका मतलब आइडियलिज्म मानता है कि जो दिख रहा है वही रियल है और बाकी अनरियल है। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड बिना माइंड के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 4 नंबर पे आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मतलब माइंड को बिहेवियर के थ्रू समझो। इसके समर्थक जॉन बी वैटसन, बीएफ स्किनर थे। बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग माइंड के इंटरनल प्रोसेस को डायरेक्टली स्टडी करना मुश्किल है, इसीलिए हमें माइंड के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझें, अगर हमें चॉकलेट रोने पर मिलता है तो यह बिहेवियर रीइंफोर्समेंट है। क्रिटिसिज्म का कारण थ्योरी कॉम्प्लेक्स मेंटल स्टेट जैसे इमोशन, थॉट और कॉन्शियसनेस को इग्नोर करता है। 5 नंबर पे है फंक्शनलिज्म। इसके समर्थक विलियम जेम्स हिलैरी पुटनैम हैं। इनके कुछ की आइडियाज़ की बात करें तो फंक्शनलिज्म कहता है माइंड को कंप्यूटर की तरह समझें, जिसमें इनपुट, प्रोसेस फिर आउटपुट होता है। वैसे ही माइंड के फंक्शन पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसके स्ट्रक्चर पे। क्रिटिसिज्म का कारण यह सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब खुद का एक्सपीरियंस, आत्मिक अनुभव। 6 नंबर पे है साइको एनालिटिक थ्योरी, माइंड का कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पार्ट। इसके समर्थक थे सिगमंड फ्रॉइड। इनके की आइडियाज़ की बात करें तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग माइंड के 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला आईडी, इसके मतलब है प्रिमिटिव डिजायर और इंस्टिंक्ट जैसे हंगर, एग्रेशन। दूसरा ईगो, मतलब रियलिटी के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग। सुपर ईगो, मोरल वैल्यूज और सोसाइटल नॉर्म्स। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो हमारे बिहेवियर और इमोशन को शेप करता है। एग्जाम्पल, अगर आपको किसी चीज़ का डर है जैसे एग्ज़ाम फेलियर का, तो वह अनकॉन्शियस माइंड से आता है और आपको पता भी नहीं होता है। क्रिटिसिज्म को देखें तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस सपोर्ट नहीं करता। 7 नंबर पे है इमरजेंटिज्म। माइंड ब्रेन से इमर्ज होता है। इसके की आइडियाज़ की बात करें तो इमरजेंटिज्म कहता है कि माइंड एक इमरजेंट प्रॉपर्टी है ब्रेन की। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी का मतलब जब न्यूरॉन स्पेसिफिक तरीके से इंटरेक्ट करता है तो कॉन्शियस और मेंटल स्टेट जैसे प्रॉपर्टी इमर्ज होते हैं। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल H2O का स्ट्रक्चर नया प्रॉपर्टी जनरेट करता है, फ्लूइडिटी। वैसे ही ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी से माइंड और कॉन्शियसनेस इमर्ज होते हैं। क्रिटिसिज्म को देखें तो इस थ्योरी को अभी भी एक्सप्लेन करना चैलेंजिंग माना जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली कैसे फिजिकल ब्रेन्स के थ्रू थॉट, इमोशन, फीलिंग, एक्शन जैसे एक्सपीरियंसेस एराइज होते हैं। थ्योरी का कंक्लूजन यह निकल कर आया है कि हर थ्योरी अपने अपने तरीके से माइंड को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। कोई माइंड और बॉडी को अलग मानता है तो कोई उन्हें ही एक ही एंटिटी के 2 एस्पेक्ट के रूप में देखता है। इन थ्योरी का समझना ज़रूरी है क्योंकि यह हमारे अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करती है कि हम हैं कौन और हम कैसे सोचते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइंड की। डेवलपमेंट ऑफ माइंड की बात करें तो माइंड का डेवलपमेंट एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर के इंटरेक्शन से होता है। यह डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड इवन ओल्ड स्टेज तक चलता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें अलग अलग स्टेजेस और थ्योरी को एक्सप्लोर करना होगा जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि माइंड कैसे डेवलप हुआ है। तो सबसे पहला है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ माइंड डेवलपमेंट। माइंड का डेवलपमेंट शुरू होता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के ग्रोथ के साथ। न्यूरॉन ब्रेन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। इन्फेंसी के टाइम बिलियन ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो ग्रेजुअली कनेक्शन बनाते हैं जिससे हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी,
यह ब्रेन की एबिलिटी है नए एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज करने की। यह फीचर हर स्टेज पे माइंड को इवॉल्व होने में चांस देती है। दूसरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियागेट की थ्योरी। जीन पियागेट ने माइंड के डेवलपमेंट को कॉग्निटिव प्रोसेस के फ्रेमवर्क में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा, माइंड की डेवलपमेंट 4 स्टेज में होती है। पहला, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 2 साल के लिए होता है। इसका फीचर को देखें तो बच्चा अपने इन्वायरमेंट को 2 तरीके से एक्सप्लोर करता है। पहला, सेंसेस के थ्रू, जिसमें देखना, सुनना, सोचना आता है। दूसरा, जिसमें मोटर एक्शन इन्वॉल्व है, जैसे चलना हो गया, पकड़ना हो गया, ये हो गया। इस स्टेज के एंड तक बच्चा समझने लगता है कि कोई चीज़ छू जाने पर भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के लिए होता है। इसका फीचर को देखें तो बच्चा सिंबल और लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर देता है। इसमें आता है इकोसेंट्रिज्म। इसका मतलब है दुनिया को सिर्फ अपने तरीके से देखना। 3 नंबर पे है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 ईयर के लिए है। इसका फीचर देखें तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, लेकिन सिर्फ रियल सिचुएशन तक लिमिटेड होती है। इसमें आता है कॉन्जर्वेशन, मतलब बच्चा समझता है कि ऑब्जेक्ट का साइज या वॉल्यूम चेंज नहीं होता, चाहे उनका अपीयरेंस चेंज हो जाए। 4 नंबर पे है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल से ऊपर के लिए है। इसके फीचर को देखें तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग जैसे एबिलिटी इस स्टेज में इम्प्रूव होती है। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग माइंड का डेवलपमेंट सिर्फ कॉग्निटिव प्रोसेस तक लिमिटेड नहीं है, यह सोशल इंटरेक्शन और पर्सनल आइडेंटिटी के डेवलपमेंट से भी लिंक्ड है। उन्होंने डेवलपमेंट को 8 स्टेज में डिवाइड किया। पहला, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इस थ्योरी के माने तो अगर केयर गिवर रिलायबल है तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगी, अगर नहीं तो मिसट्रस्ट डेवलप होगी। सेकेंड नंबर पे आता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। 1 से 3 साल के बच्चे में होता है। इस थ्योरी का मतलब बच्चा इंडिपेंडेंट एक्शन डेवलप करता है, जैसे खुद से खाना सीखता है। सपोर्ट मिलने पर ऑटोनॉमी डेवलप होती है, वरना नहीं डेवलप होती है। 3 नंबर पे है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि 3 से 6 साल के बच्चे में होता है। इसमें बच्चे नए टास्क को इनिशिएट करते हैं, अगर उनको इनकरेजमेंट मिले तो वो इनिशिएटिव डेवलप करते हैं, नहीं तो गिल्ट। 4 नंबर पे है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, जो कि 6 से 12 ईयर के बच्चे में होता है। इस थ्योरी के माने तो बच्चे स्कूल और सोसाइटी में स्किल्स डेवलप करते हैं, सक्सेस से कॉम्पिटेंस आते हैं और फेलियर से इन्फीरियोरिटी। 5 नंबर पे है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि 12 से 18 ईयर के बीच में होता है। इस एज में एडोलेसेंट स्टेज, जिसको हम टीन एजर भी कहते हैं, इस स्टेज में आपके आइडेंटिटी कौन है एक्सप्लोर होता है। क्लैरिटी मिले तो आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। 6 नंबर पे है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि यंग एडल्टहुड में पाया जाता है। इसमें रिलेशनशिप डेवलप होती है, क्लोज बॉन्ड से इंटीमेसी डेवलप होती है, नहीं तो आइसोलेशन। 7 नंबर पे है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यह थ्योरी मिडिल एडल्टहुड में पाया जाता है। इसके माने तो एडल्ट सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, फैमिली या करियर के थ्रू। कंट्रीब्यूशन से जनरेटिविटी होती है, वरना स्टैग्नेशन। 8 नंबर पे है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये ओल्ड एज में पाया जाता है। इस थ्योरी को समझे तो लाइफ के एंड में हम अपने लाइफ को इवेल्युएट करते हैं। सेटिस्फैक्शन से इंटीग्रिटी मिलती है, रिग्रेट से डिस्पेयर। हम लोग बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट, जो कि लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी है। कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग माइंड के एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉरल डेवलपमेंट, जो कि 3 लेवल में होती है। पहला, प्री कन्वेंशनल लेवल, चाइल्डहुड में पाया जाता है। इसमें मॉरलिटी बेस्ड होती है पनिशमेंट और रिवॉर्ड के ऊपर। एग्जाम्पल से समझे तो गलत काम करूँगा तो पनिशमेंट मिलेगी। दूसरा, कन्वेंशनल लेवल, जो कि एडोलेसेंट स्टेज में होता है। इसमें मॉरलिटी बेस्ड होती है सोसाइटल नॉर्म्स और लॉज पे। एग्जाम्पल से समझे तो रूल्स फॉलो करना जरूरी है। तीसरा आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि एडल्टहुड में पाया जाता है। इसमें मोरालिटी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे जस्टिस और इक्वालिटी हो गया। एग्जाम्पल से समझे तो कुछ रूल्स तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वह अनजस्टेड है। अब आता है इमोशनल डेवलपमेंट। माइंड का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इमोशन का डेवलपमेंट, जो इन्फेंसी से स्टार्ट होता है। सबसे पहला है
बेसिक इमोशन जैसे हैप्पीनेस, फियर, एंगर, ये सभी इन्फेंसी में ही डेवलप होती है। इन्फेंसी का मतलब बचपन में ही डेवलप होती है। सेकेंड नंबर पे है कॉम्प्लेक्स इमोशन जैसे गिल्ट, प्राइड, एम्पैथी, थोड़ा लेटर डेवलप होते हैं जब कॉग्निटिव स्किल इम्प्रूव होती हैं। थर्ड नंबर पे है इमोशनल इंटेलिजेंस EI, यानी अपने और दूसरों के इमोशन को समझना और मैनेज करना भी एक एडल्टहुड में डेवलप होती है। अब हम बात करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी की। इस थ्योरी को एल्बर्ट बैंडुरा ने दिया है। इस थ्योरी में बैंडुरा ने कहा कि माइंड का डेवलपमेंट ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन से होता है। लोग अपने आसपास के लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और उससे सीखते हैं। एग्जाम्पल से समझे तो अगर एक बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट पोलाइट हैं तो वो भी पोलाइट बिहेवियर एडॉप्ट करता है। अब हम जानेंगे कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन माइंड डेवलपमेंट, जो कि लेवोट्स्काय के द्वारा दिया गया है। इस थ्योरी में लेवोट्स्काय कहते हैं कि माइंड का डेवलपमेंट कल्चरल एंड सोशल इंटरेक्शन से डीपली इन्फ्लुएंस होता है। 8 नंबर पे है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट GPD। इस थ्योरी में बच्चा उन टास्क को ईजिली सीखता है जो वो अपने से ज़्यादा कैपेबल इंसान की हेल्प से कर सकता है। मतलब तुमसे ज़्यादा कैपेबल इंसान अगर तुम्हारी मदद करता है तो तुम अच्छे से सीख पाते हो कि यह बंदा क्या कह रहा है। तो दोस्तों, हमने अभी तक जाना कि माइंड का डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल ग्रोथ, कॉग्निटिव चेंजेस, सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल मैच्योरिटी से मिलकर होता है। अलग अलग थ्योरीज ने माइंड के डेवलपमेंट को अलग अलग एस्पेक्ट पे फोकस किया है, जो कलेक्टिवली हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि एक इंसान का माइंड कैसे शेप होता है। तो दोस्तों, आखिर हमने पार्ट 1 वीडियो में जाना कि मन क्या है, मन के कितने टाइप्स हैं, मन को थ्योरी से कैसे समझा जा सकता है, मन कैसे डेवलप होते हैं। यह जानने के बाद हमें 2 एस्पेक्ट मिला। एक एस्पेक्ट कहता है मन बॉडी से अलग है, दूसरा एस्पेक्ट कहता है मन बॉडी ब्रेन से रिलेटेबल है। लेकिन अपने सनातन धर्म को माने तो मन का संबंध सीधा सत्य से है, मतलब कृष्ण और राम से है, जो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, मतलब मन को शांति प्रदान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपना व्यू नीचे कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखें।